हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान में बुद्धि टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। बुद्धि क्या कहा जाता है, बुद्धि किस प्रकार इसकी परिभाषा दी गई, किस प्रकार इसका विवरण किया गया था, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा सा क्या कंप्लीट होने वाली है आज बुद्धि, तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या पहली क्लास से लेकर आज तक कल तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि बुद्धि को इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा किया गया था। वहां के निवासी थे, इनके द्वारा बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक का प्रकाशन किया था और इसी समय इनके द्वारा क्या मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1905 में अल्फ्रेड विने के द्वारा बुद्धि के परीक्षण के लिए प्रथम बार किया गया था। क्या कहलाता है? विने साइमन बुद्धि परीक्षण है। इसमें 1908 में इनके द्वारा क्या मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यानी अल्फ्रेड विने ने 1908 में मानसिक आयु शब्द के बारे में सर्वप्रथम बताया था। इसके बाद 1912 में स्टर्न व कुलमान आए हैं, उन्होंने क्या बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, आई के बारे में बताया था कि बुद्धि क्या क्या सूत्र होता है, मानसिक आयु कौन वास्तविक आयु है। लेकिन 1916 में टर्नर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा बताया गया था नहीं, बुद्धि लब्धि का यह सूत्र नहीं होता, इसके लिए हमें मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम क्या है बुद्धि लब्धि का एक्चुअली सूत्र है वो निकाल पाएंगे। इसके बाद क्या विभिन्न मनोवैज्ञानिक आए थे, उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। पहले हमने चर्चा की थी कि बकिंगम है। बकिंगम क्या कहता है? सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, बंसी बंसी ऐसे याद करें अपने, हमारी बुआ जी बंसी है, वो हमेशा क्या सीखने में तत्पर रहती है, इधर उधर घूमती है, गांव में जाती है तो सीख रही आती है, कुछ ना कुछ नई बड़ी बातें क्या बताती है। तो बंसी क्या कहती है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी बकिंगम क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में जानने की हमारे मस्तिष्क की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि है। इसके बाद कौन आए थे? रोस आए थे। नवीन परिस्थितियों को हमारे मस्तिष्क से चेतन अनुकूलन ही क्या कहलाता है? बुद्धि है। मन ने परिभाषा दी थी कि नवीन परिस्थितियों को हमारे मस्तिष्क के द्वारा झेलने की नमनीयता या लोचनशीलता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। इसके बाद बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि जन्मजात व अर्जित होती है। इसके अधिकांश जो प्रभाव होता है जन्मजात होता है, यानी हमें वंश से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वातावरण केवल 10 फैक्टरों तक इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि का कोई प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता। यह अनेक इकाइयों का समूह होती है। इसमें दो व्यक्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार की बुद्धि का डिफरेंस के आधार पर उनकी बुद्धि आईक्यू अलग अलग बताया जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि थॉर्नडाइक व गेरट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो थॉर्नडाइक व गेरट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहले मूर्त है, दूसरी अमूर्त है, तीसरी अगर हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि है। मूर्त को अगर गामक या यांत्रिक भी कहा जाता है, और अमूर्त की अगर बात करते हैं तो जिसको पता नहीं होता है, पीछे पता चलता है, जिस चीज को हम जानते ही हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, करते हैं, तो क्या अमूर्त बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि समाज के लोगों के साथ अवधारणा के आधार पर जो बुद्धि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक बुद्धि है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केटल व हॉर्न आए थे। ठीक है, केटल व हॉर्न के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी क्या है बुद्धि दी गई थी। उन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, तरल बुद्धि और कौन से थे? ठोस बुद्धि है। इसके बाद हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े थे। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था एक तत्व सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक अल्फ्रेड विने थे। उनके द्वारा बताया गया था कि व्यक्ति में केवल और केवल जनरल फैक्टर पाया जाता है। इसके बाद द्वितत्व सिद्धांत आया था, जिसके प्रवर्तक स्पीरमैन थे। उन्होंने कहा था कि 2 तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद हमने त्रितत्व सिद्धांत पढ़ा था, जिसके प्रवर्तक भी कौन से थे? स्पीरमैन है। इसके बाद बहुतत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक थे। उनके द्वारा कहा गया बहुत से तत्वों से मिलकर है। जैसे बालू का अगर ढेर होता है उसी प्रकार ही होता है, तो बालू के परमाणु के समान या परमाणु के सिद्धांत के अनुरूप कैसे माना है। तो कौन सा सिद्धांत अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा भूतत्व का जो सिद्धांत दिया था उसे परमाणुवादी सिद्धांत दिया गया, बालू के ढेर के सिद्धांत के समान बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सामूहिक सिद्धांत है, ठीक है, सामूहिक बुद्धि का अगर बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? उसके प्रवक्ता अगर बात करते हैं थर्स्टन थे। यानी समूह तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्स्टन के द्वारा समूह तत्व सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद प्रतिदर्श का सिद्धांत है। प्रतिदर्श यानी सभी का छोटा छोटा नमूना पाया जाता है, सैंपल पाया जाता है, उसके प्रवर्तक थॉमसन थे। इसके द्वारा अगर बात करते हैं बर्ट और बर्नर के द्वारा क्या है? पदानुक्रमिक या पदक्रम का महत्व का सिद्धांत है। यानी पदों के अनुसार क्या बुद्धि आगे चलती रहती है। जनरल ऊपर होता है और विशेष तत्व नीचे पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कौन से आए थे? अपने आते हैं त्रिआयामी सिद्धांत है। 3 डायमेंशनल थ्योरी जो दी थी वो कौन से आते हैं? अगर हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल थ्योरी या 3 डायमेंशनल है, तो मल्टी डायमेंशनल तो अलग होगी, लेकिन 3 डायमेंशन की अगर बात करते हैं जिसके प्रवर्तक की बात करते हैं 3 आयामी सिद्धांत है वो कौन से थे? गिलफर्ड थे। इनके द्वारा क्या है? सक्रिया है, प्रक्रिया है, विषय वस्तु और क्या परिणाम या उत्पाद है। 120 कोष बताए थे शुरू में, बाद में 150 कर दिए गए, बाद में 180 कोषों की संख्या है वो बताई गई थी। उन्होंने क्या है एक संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था, इसे त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं वो कौन से आते हैं? हावर्ड गार्डनर है। इन्होंने कहा था बुद्धि एक नहीं है, विभिन्न प्रकार के। पहले 1983 में 7
बताए थे। फिर 98 क्या है 8 बताए थे, और 2000 में क्या है इनके द्वारा 9 प्रकार बताए गए थे। तो ये क्या है बुद्धि के हमारे सिद्धांत थे। और कल हमने क्या है इसके बारे में आगे पढ़ा कि बुद्धि के मापन के सोपान हैं वो कौन कौन से। बुद्धि मापन के सोपान में हमने 3 चीजें देखी थी, मानसिक आयु है, वास्तविक आयु और आईक्यू है, यानी बुद्धि लब्धि है। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु और क्या बुद्धि लब्धि को किस सूत्र टर्मन के द्वारा जो सूत्र दिया गया था उसके आधार पर बांटा जाता है। और कल हमने देखा था बुद्धि का इतिहास है। तो बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इसके इतिहास की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम ये जो बुद्धि था उसके बारे में 1905 में अल्फ्रेड विने के द्वारा जो बनाया गया था, जिसे विने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। इसके बाद 1908 में इनके द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया था। 1911 की अगर हम बात करते हैं तो 1911 में इसमें फिर परिवर्तन किया। शुरू में इसमें प्रश्नों की संख्या 33 थी, बाद में 59 कर दी गई थी। 1908 और 1911 में है। इसके बाद 1916 में आया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर टर्मन की बात करते हैं तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनके द्वारा ये परीक्षण दिया गया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या है वो कितनी कर दी गई थी, 90 कर दी गई थी। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अगर हम बात करते हैं तो अफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल है डॉक्टर CS राइस के द्वारा 1922 में दिया गया था। और उन्होंने क्या है कहा था कि भारत में बुद्धि लब्धि ज्ञात करने तो हम इस परीक्षण के द्वारा करेंगे। और इसका नाम दिया गया था विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल है, इसके नाम से क्या प्रतिपादन किया गया। इसके बाद हम डॉक्टर लज्जा शंकर झा है, सोनलाल भाटिया है और सोनलाल भाटिया लज्जा शंकर झा, इनके द्वारा भी क्या है इसमें प्रयास किए गए थे। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि जो होती है उसकी कितने प्रकार से इसको क्या है परीक्षण कर सकते हैं। तो बुद्धि के हमने कल चर्चा की थी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो अगर बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षण होता है, एक कौन सा होता है सामूहिक होता है। एक तो कौन सा होता है व्यक्तिगत परीक्षण होता है, दूसरा कौन सा सामूहिक परीक्षण होता है। तो व्यक्तिगत परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक है। और सामूहिक परीक्षण भी कितने प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने कल क्या विस्तृत देखा था। आज थोड़ा सा देखें स्पीड में, तो बुद्धि में हमने ये चीजें पढ़ी है। तो एक साथ जब इकट्ठा मिल जाता है थोड़ा समझ में आ जाता है। बार बार रिपीट का यही कारण है कि चीजें क्या कंठस्थ हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि बुद्धि की अगर बात करते हैं परीक्षण 2 प्रकार के बताएं। एक तो क्या है व्यक्तिगत बुद्धि होती है और दूसरी कौन सी होती है सामूहिक बुद्धि होती है। व्यक्तिगत बुद्धि भी कितने 2 प्रकार की है। एक तो अगर हम बात करते हैं शाब्दिक है और एक कौन सी अशाब्दिक है। सामूहिक बुद्धि भी कितने 2 प्रकार की है, शाब्दिक और अशाब्दिक है। शाब्दिक किसे कहा जाता है, शाब्दिक परीक्षण किसे कहा जाता है, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे हम बोलकर करें चाहे क्या हम लिख कर करें, उन्हें क्या कहा जाता है शाब्दिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो जब हम शब्दों को बोल या तो सामने वाले जो प्रत्यक्ष होगा हमारे सामने उससे बात करेंगे तो क्या है शब्दों को बोल दिया हमने, या अगर हमारे सामने नहीं है कहीं और बैठा है तो उसको क्या शब्द लिखकर वो पहुंचाते हैं, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्या मैसेज इधर उधर करते हैं। तो ये कौन सा है शाब्दिक परीक्षण है, लेकिन किसी लिखित रूप से है। तो शाब्दिक परीक्षण 2 प्रकार के हैं। एक तो अगर बात करते हैं लिखकर होता है, दूसरा कौन सा है बोलकर है। जब हम अपनी भावनाओं विचारों को लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो इसे शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। सामने वाले से क्या है शब्दों के माध्यम से हम उसके बारे में पूछते हैं, वो सामने वाला बताता है। इस आधार पर सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण होता है। दूसरा अशाब्दिक है, जैसे सामने वाला बालक गूंगा है, बहरा है, न सुन सकता है न बोल सकता है, या विभिन्न भाषाई है, मल्टी लैंग्वेज है। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज उसे आती है, कई प्रकार की भाषाएं हैं वो जानता है, लेकिन उसे अपनी जो जिस भाषा में अपनी मातृभाषा है, जिससे अपने क्षेत्र की जो विभिन्न भाषाएं होती है उस भाषा में अगर हम उसके साथ बात करें तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या उसमें कौन सा परीक्षण काम में लिया जाता है, अशाब्दिक है। जब शब्दों का प्रयोग न बोलकर न लिखकर किया जाता है, केवल सूचनाओं को एक आधार पर या अपने हाव भाव के माध्यम से जब दूसरे को समझाने का या समझने की कोशिश करते हैं तो वो परीक्षण किस प्रकार का कहलाता है, अशाब्दिक है। यानी हम कोई चीज उसे दिखाएंगे या कोई संकेत माध्यम करेंगे, उसके अनुसार क्या वो समझता है। तो ये परीक्षण किस प्रकार के होते हैं, अशाब्दिक है। तो टीवी देखते हैं, टीवी में सामान्य समाचार चलते रहते हैं, तो एक साइड तो क्या वो बोलता है, दूसरी साइड क्या है एक मैडम या कोई क्या व्यक्ति होता है जो क्या उसे उस चीज को जो वो बोल रहा है उसको क्या भाषा में समझाता है, ऐसे फटाफट क्या समझाता रहता है ऐसे उंगलियों से या अपने मुख से भाव से। तो जो समझ नहीं पास गूंगे हैं बहरे हैं वो क्या उस माध्यम से उसको पकड़ते हैं कि ये बंदा ये कहना चाह है। तो ये परीक्षण किस प्रकार का कहलाता है, अशाब्दिक परीक्षण है। ये केवल क्या एक व्यक्ति पर होता है। अगर हम बात करते हैं शाब्दिक परीक्षण है, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, यानी केवल एक व्यक्ति पर होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, तो ये क्या है विभिन्न प्रकार के समूह के ऊपर क्या है कई बालक होंगे, उनको क्या समूह होगा, उनके सभी को इकट्ठा बिठा करके शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, अशाब्दिक की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत अशाब्दिक होता है, यानी एक व्यक्ति के ऊपर क्या है अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक क्या है अशाब्दिक चलता है। तो समूह के शाब्दिक की बात करते हैं तो इकट्ठे बिठाएंगे, और समूह अशाब्दिक होंगे तो केवल एक व्यक्ति को बिठाया जाएगा
और उससे क्या समूह के बाद से क्या बात की जाएगी। तो ये क्या है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने, दो होते हैं। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के हैं, एक तो क्या है व्यक्तिगत है, दूसरा कौन सा सामूहिक है। ठीक है, यानी एक की अगर बात करते हैं शाब्दिक है, दूसरा अशाब्दिक है। इसी प्रकार सामूहिक की बात करेंगे, एक में शब्दों का प्रयोग करेंगे, दूसरे में शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आते हैं। इसके बाद हमने कल चर्चा की थी, कुछ क्या है जैसे बालक है अपने सामने बैठा है, उसको हम क्या है चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, ठीक है, चित्रपूर्ति करने के लिए कहेंगे उसे चित्रांकन परीक्षण कहेंगे, या किसी भी कोई पैराग्राफ दे देंगे उसके सामने, उसे क्या पूरा करने के लिए कहेंगे, या कोई कार्ड दे देंगे, कार्ड के ऊपर रंग बिरंगे चित्र है और उसे कहेंगे आपके इन रंगों को पूरा करें। तो ये किस प्रकार का परीक्षण होता है, ये अगर हम बात करते हैं तो पेपर पेंसिल परीक्षण होता है। यानी पेपर होती है और पेंसिल के माध्यम से क्या वो इस परीक्षण को पूरा करता है। तो ये परीक्षण किस नाम से जाना जाता है, अपना पेपर पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। दूसरा, बच्चा बैठा है, उसके सामने क्या विभिन्न प्रकार की चीजें क्या इकट्ठी गिरती खिलौने हैं, जैसे छोटा बालक है, थोड़ा मानसिक रूप से क्या सक्रिय नहीं है, तो उसके सामने या समझने वाला नहीं है, उसकी बुद्धि का अभी विकास नहीं हुआ है, तो उसके सामने क्या विभिन्न प्रकार के हम खिलौने डाल देते हैं, अलग अलग जैसे कमरे में है अलग अलग बिखेर देते हैं। तो वो बालक आता है, वो बालक क्या वस्तुओं को इकट्ठा करता है, उन खिलौनों को इकट्ठा करता है, एक जगह संयोजित करता है। तो ये कौन सा कहलाता है, वस्तु संयोजक परीक्षण है, यानी उन वस्तुओं को उसने क्या इकट्ठा किया है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई क्या है ऐसे जो होते हैं कई बार आते हैं चित्र पूर्ण करने के लिए, जो क्या है घर बनाने के लिए होते हैं, वस्तु संयोजक परीक्षण है, विभिन्न वस्तुओं को अलग किया जाता है, कार्डों के माध्यम से या विभिन्न के माध्यम से क्या है किया जाता है। या तो ये क्या होता है आकृति फलक परीक्षण होता है। ठीक है, वस्तु या आकृति फलक, आकृति देती है उस आकृति को उनके क्या है पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो आकृति को आपस में कैसे चिपकाता है और उसको क्या है पूरा करता है। तो ये किस प्रकार का है, निष्पादन परीक्षण है। आकृति फलक परीक्षण है, वस्तु संयोजक परीक्षण है। और अगर बात करते हैं ब्लॉक बिल्डिंग जो परीक्षण है, ये किस प्रकार का परीक्षण कहलाता है, ये परीक्षण अपने निष्पादन परीक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा विभिन्न कृत्य किए जाते हैं, जैसे मनुष्य कर्षण परीक्षण है। मनुष्य, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या है मेरी इच्छाओं के अनुरूप क्या कार्य किए जाते हैं, यानी मैं अपने करता हूं, पेन से लिखता हूं या पेंसिल से लिखता हूं। तो ये परीक्षण किस श्रेणी में आते हैं, यानी मनुष्य कर्षण परीक्षण किस श्रेणी में आते हैं। तो मनुष्य कर्षण जो परीक्षण होते हैं वो पेपर पेंसिल की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या कुछ निष्पादन थे, कुछ क्या है पेपर पेंसिल परीक्षण थे। इसमें क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा किस आधार पर कैसे पूछे जाते हैं। अब क्या है, अब पूछ लिया जाता है कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, विभिन्न भाषाई गूंगे हैं, बहरे हैं। और अगर हम बात करते हैं अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, विभिन्न भाषाई है, गूंगे हैं, बहरे हैं और क्या अनपढ़ व्यक्ति है, उनके लिए किस प्रकार के परीक्षण का हम प्रयोग करेंगे, शाब्दिक का करेंगे या अशाब्दिक का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाई है, गूंगे है, बहरे हैं, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए क्या है कौन सा परीक्षण उपयोगी रहता है, जिनसे वह इजिली समझ के, तो गूंगे बहरे हैं ऐसा बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कौन सा अशाब्दिक परीक्षण सर्वश्रेष्ठ रहता है। विभिन्न भाषाई है, गूंगे हैं, बहरे हैं और अगर क्या है अनपढ़ व्यक्ति है, तो उनके लिए क्या है अगर लिख कर या ऐसे समझाए तो उनके समझ में नहीं आता है। अशाब्दिक जो परीक्षण होता है, यानी हम केवल क्या है अपने ऐसे हाव भाव के माध्यम से उसको समझाते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विभिन्न भाषाई है, गूंगे हैं, बहरे हैं और क्या अनपढ़ जो व्यक्ति है उनके लिए कौन सा परीक्षण सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो उनके लिए अपना अशाब्दिक परीक्षण सर्वश्रेष्ठ रहता है। और दूसरा, अशाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो अशाब्दिक परीक्षण है ये संस्कृत स्वतंत्र परीक्षण के नाम से जानते हैं, यानी अशाब्दिक परीक्षण को और दूसरा नाम क्या कहलाता है, संस्कृत स्वतंत्र परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं अशाब्दिक परीक्षण था, उसको किसको कहा गया था, स्वतंत्र शाब्दिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है, यानी फ्री डायमेंशनल, ये क्या है फ्री है, स्वतंत्र है। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो किसके द्वारा बनाया गया था, अपने पढ़ा था विनय ने बनाया था, 1905 में बनाया था। ये कौन सा कहलाया था, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। कौन सा था, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। लेकिन 1914 से 18 तक क्या है प्रथम विश्व युद्ध चला, यूनो हमने पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र पढ़ा था, जिसकी अगर बात करते हैं 1948 में स्थापना की जाती है और उसमें बताया जाता है कि विभिन्न राष्ट्रों का एक संघ होता है, अगर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वाद विवाद हो जाता है तो उसका फैसला कहाँ, यूनो न्यायालय करता है। यूनो का जो न्यायालय होता है उसके द्वारा क्या हेग नीदरलैंड में जिसका क्या है मुख्य स्थान है, तो वो ये करता है।
तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें शांति और समझौते सारे विफल हो जाते हैं, तो उसी के माध्यम से यूनियनों का गठन किया गया था। तो यही यूनियन की बात करते हैं कि 1917 की अगर बात करते हैं तो उसमें ओक्टियस नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति था, उसने कहा था कि जो सैनिक है अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग सैनिक थे, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या है सैनिकों की छंटनी करनी थी। ओक्टियस ने अमेरिका का निवासी था, उसने कहा था कि सैनिकों की छंटनी करने के लिए 1917 में हमने एक परीक्षण तैयार किया था। वो परीक्षण क्या कहलाया था, दो प्रकार के परीक्षण इनके द्वारा दिए गए थे। एक तो अगर हम बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी क्या है बीटा परीक्षण है। तो यूनो जो बनाया गया था विश्व के शांति और समझौते के लिए बनाया गया था, उस समय इनके शांति और समझौते की बात नहीं मानी थी और क्या प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में सैनिक क्या है विभिन्न राष्ट्रों के सैनिक थे, तो उन सैनिकों की छंटनी के लिए ओक्टियस नाम का एक व्यक्ति था, अमेरिका का निवासी था, उसके द्वारा एक परीक्षण तैयार किया गया था। दो प्रकार के इन्होंने परीक्षण बनाए थे सैनिकों की छंटनी के लिए। एक तो क्या कहलाया था आर्मी अल्फा परीक्षण है, और दूसरा कौन सा कहलाया था आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी अल्फा और कौन सा आर्मी क्या है बीटा परीक्षण है। ये अगर हम बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का था, अल्फा की अगर हम बात करते हैं शाब्दिक था, सामूहिक शाब्दिक था, और बीटा कौन सा था सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था। तो प्रश्न पूछा जाता है ओक्टियस के द्वारा अमेरिका में सन 1917 में सैनिकों की छंटनी के लिए कौन से दो प्रकार के परीक्षण तैयार किए गए थे। तो उनके लिए क्या दो प्रकार के परीक्षण तैयार किए गए थे, एक तो क्या था आर्मी अल्फा परीक्षण है, दूसरा आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण की अगर बात करते हैं तो ये सामूहिक था और किस प्रकार का था शाब्दिक था, यानी समूह में सैनिकों को बिठाया जाता था और शब्द के माध्यम से उनकी क्या छंटनी की जाती थी, यानी ये व्यक्ति इस साइड में हो जाए तो सामने वाले क्या है शब्द सुनने वाले थे समझने वाले थे वो क्या एक साइड में हो जाते थे, बटालियन अलग बांट दी जाती थी। दूसरा था आर्मी बीटा, आर्मी क्या है बीटा परीक्षण है, जिसकी अगर हम बात करते हैं सामूहिक अशाब्दिक था। इसमें क्या है वो व्यक्ति जो सुन नहीं पाते थे समझ नहीं पाते थे उनको क्या अशब्दों के माध्यम से क्या है एक संकेत के माध्यम से उन्हें बताया जाता था और उनकी क्या छंटनी की जाती थी। ओक्टियस के द्वारा इसका परीक्षण का निर्माण किया गया था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध किस बात प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें है। तो अब पूछा जाता है कि शाब्दिक जो परीक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो कौन से किस प्रकार का होता है, व्यक्तिगत होता है या सामूहिक होता है। तो शाब्दिक जो परीक्षण होते हैं वो क्या है अधिकतम क्या होते हैं सामूहिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, समूह बनाए हमने, शाब्दिक है शब्दों को बोलना है, हमने क्या शब्दों को बोलना है, तो 50 आदमी खड़े हैं हमें शब्दों को बोलना है और सामने वाले सारे क्या समझ रहे हैं, तो क्या हम एक एक व्यक्ति को बुला करके उन्हें वो एक सेम बात रिपीट करवाएंगे। यानी आपको सुबह आर्मी जो परीक्षण था या किसी प्रकार का जो होता है उसमें क्या कहा जाता है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, क्या प्रत्येक जो 50 आदमी खड़े उनको प्रत्येक व्यक्ति को बुलाकर ऐसे कहेंगे आपको सुबह 4 बजे उठना है, दूसरा फिर आएगा उसको कहेंगे आपको सुबह 4 बजे उठना नहीं। जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है वो अगर हम बात करते हैं कौन सा होता है शाब्दिक परीक्षण अधिकांश क्या होते हैं सामूहिक शाब्दिक होते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से क्या जो 50 व्यक्ति है एक आवाज लगा दी जाती है कि आपको कल सुबह 4 बजे उठना है, तो ये क्या है प्रिय माना जाता है, यानी सभी के समझ में आ गया। लेकिन कुछ क्या है अशाब्दिक भी होते हैं, सामूहिक क्या होते हैं शाब्दिक होते हैं, लेकिन कुछ क्या माने जाते हैं अशाब्दिक भी माने जाते हैं। अशाब्दिक परीक्षण की अगर बात करते हैं, अशाब्दिक परीक्षण जो होते हैं वो अधिकतम किस प्रकार के सामूहिक नहीं होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, यानी हमने शब्दों का प्रयोग नहीं करना है व्यक्ति को समझाना है। तो अशाब्दिक परीक्षण अधिकांश तक कैसे होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। 50 व्यक्ति खड़े हैं 50 को क्या अलग अलग हमें समझाना पड़ेगा, क्यों पहला किसी लेवल पर समझेगा दूसरा व्यक्ति किसी लेवल पर समझेगा, होते हैं समझाने के, कोई किसी चिन्ह का प्रयोग कहां कर लेता है कोई किसी का कहां कर लेता है। तो अगर बात करते हैं कि जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन कुछ परीक्षण क्या है इसमें क्या है सामूहिक भी रखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में कौन सा परीक्षण क्या प्रचलित माना जाता है, तो सामूहिक शाब्दिक है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। आज के जमाने में किसके पास समय है, ठीक है मेरा और आपका जब तक ना तब तक समय है, लेकिन एक समय और परिस्थिति के अनुरूप क्या है आपका और मेरा क्या है समय बीत जाता है तो कोई क्या है नहीं रहता, यानी किसी को किसी के साथ बोलने की समझने की कोई टाइम नहीं है, अपने अपने सारे मगन हो जाते हैं। तो आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो प्रचलित परीक्षण कौन सा कहलाता है सामूहिक शाब्दिक है, यानी समूह में बिठाएंगे और सभी को एक बातें कह देंगे। उसमें जीरो लेवल पर जो आपको ज्यादा चाहता है वो भी आ जाएगा, जो कम चाहता है वो भी आ जाएगा। यानी आज के समय में सर्वश्रेष्ठ परीक्षण प्रचलित परीक्षण कौन सा माना जाता है सामूहिक शाब्दिक है, समूह में बिठाएंगे और सभी को कहे एक लैंग्वेज में बोल देंगे। तो सबसे अगर हम बात करते हैं इस सदी का 21वीं सदी का सबसे प्रचलित परीक्षण कौन सा कहलाता है सामूहिक शाब्दिक है।
लेकिन पूछ यह लिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा होता है। सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा होता है, तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण को सबसे अच्छा माना है। सबसे अच्छा जो परीक्षण होता है वो कौन सा होता है, व्यक्तिगत शाब्दिक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से अलग अलग बात बताई जाती है, वो हमारा क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि हमारे 20 मित्र हैं, हमारे क्या है 20 मित्र हैं, उनमें से 5 तो क्या है बहुत घनिष्ठ है, 2 अपने जी जान से प्यारे हैं, एक क्या है जैसा मैं वैसा वो, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है 20 में से 10 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 2 ऐसे, विभिन्न कैटेगरी के लिखिए। तो इसमें क्या है, एक को मैं किसी हाव भाव से बात करूंगा, दूसरा किसी करूंगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ क्या है मैं बात करे बिना रह नहीं सकता, यानी मेरा मित्र ऐसा होगा उसे, तो उसको क्या है ये इसलिए माना जाता है व्यक्तिगत शाब्दिक सबसे प्रचलित है, सबसे क्या है फेमस परीक्षण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा माना जाता है, व्यक्तिगत शाब्दिक है। यानी एक व्यक्ति के साथ जब शब्दों के माध्यम से मैं बात करता हूं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। 5 के साथ मैं किस भाव भाव से बात करूंगा, 2 के साथ किस हाव भाव से बात करूंगा, एक व्यक्ति मेरा घनिष्ठ निजी ऐसा होगा जिससे क्या है मैं कुछ भी कह दूं, जिसे क्या है मैं कुछ भी कह दूं, या जिसके साथ मुझे बात करने में संतोष मिलता है, मेरा आत्म सम्मान या मेरी आत्म वृद्धि होती है, मुझे शांति मिलती है, एक व्यक्ति ऐसा होगा। तो सभी व्यक्तियों के साथ क्या अलग अलग बातें करूंगा। तो कौन से सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा होता है, व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है व्यक्तिगत शाब्दिक है। यानी जब मैं सभी व्यक्तियों के साथ अलग अलग रूप से अलग अलग शब्दों के माध्यम से बात करता हूं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मेरे को जिस व्यक्ति के साथ जैसी बात करनी है वैसा मेरे मन को शांति मिलेगी और मेरे मन के हिसाब से क्या उनसे बात कर लेता हूं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षण होता है वो किस प्रकार का होता है, व्यक्तिगत शाब्दिक है। लेकिन सबसे प्रचलित परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, सामूहिक शाब्दिक। प्रचलित है क्योंकि समूह में बिठाएंगे और एक बात कह देंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, सभी को शांति मिलती है, वो कौन सा होता है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है। ठीक है, तो हमने बात की है, कल पढ़ा था, आज हमने क्या उसे थोड़ा सा आगे चर्चा की है कि परीक्षण की अगर बात करते हैं तो ओक्टियर्स के द्वारा 1917 में अमेरिका में सैनिकों के झंडे के लिए परीक्षण तैयार किए गए थे। एक तो क्या था, आर्मी अल्फा परीक्षण है, और दूसरा कौन सा था, आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सामूहिक शाब्दिक था, और आर्मी बीटा परीक्षण की अगर हम बात करते हैं सामूहिक अशाब्दिक था। सामूहिक क्या था, अशाब्दिक था। तो पूछ लिया जाता है कि सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होते हैं अधिकांशतः कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक होते हैं। तो सामूहिक शाब्दिक क्या अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, सामूहिक होते हैं। और अशाब्दिक जो परीक्षण होते हैं अधिकांशतः क्या होते हैं, एक व्यक्ति से पूछा जाता है, यानी व्यक्तिगत होते हैं, एक व्यक्ति के होते हैं तो व्यक्तिगत होते हैं। और लेकिन ये दूसरे किस प्रकार के होते हैं, सामूहिक होते हैं। प्रचलित परीक्षण, वर्तमान समय का प्रचलित परीक्षण कौन सा है, प्रचलित की अगर बात करते हैं तो सामूहिक शाब्दिक सबसे प्रचलित परीक्षण है। अगर दूसरा पूछते हैं कि आज के समय में सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा है, वो अपना कौन सा आता है, व्यक्तिगत शाब्दिक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति से जब अंतरात्मा से हम बात करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, और इसी को मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ परीक्षण माना है। और इसके बाद की अगर बात करते हैं, टर्मन ने आया था, टर्मन आए थे, टर्मन ने अमूर्त विचारों के बारे में कहा था और उनके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। तो टर्मन ने अशाब्दिक जो परीक्षण था, टर्मन ने क्या है, अशाब्दिक प्रश्नों की क्या आलोचना की थी और शाब्दिक प्रश्नों को उचित बताया था। टर्मन क्या कहते हैं, अशाब्दिक प्रश्न कुछ होता ही नहीं कि जिसमें शब्दों का ही हम प्रयोग ना कर पाए, दूसरे के हाव भाव को भी हम न समझ पाए, तो ऐसा परीक्षण किस काम का। तो टर्मन के द्वारा अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना की गई थी और उन्होंने क्या शाब्दिक परीक्षणों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। लेकिन कुछ जो मनोवैज्ञानिक है वो अशाब्दिक प्रश्नों को अच्छा बताते हैं और शाब्दिक को क्या है अच्छा नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि शाब्दिक परीक्षण, कुछ मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि शाब्दिक परीक्षण में तो क्या व्यक्ति अपने हाव भाव अपने अनुसार कुछ भी बोल सकता है। व्यक्ति का तो तब पता चलता है जब वो शब्द बोल नहीं सकता, अपने हाव भाव के माध्यम से प्रकट करता है। तो टर्मन क्या बताते हैं कि शाब्दिक परीक्षण अच्छे होते हैं, अशाब्दिक क्या है कोई जरूरी नहीं है। अशाब्दिक प्रश्नों की आलोचना की थी, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं वो कहते हैं कि अशाब्दिक परीक्षण अच्छे होते हैं, शाब्दिक प्रश्नों का आलोचना वो करते हैं, अशाब्दिक परीक्षण तो अच्छे होते ही नहीं है। तो इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्नों की आलोचना करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक अशाब्दिक ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष रूप से, अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में निष्कर्ष रूप से क्या है, न तो शाब्दिक को अच्छा माना जाएगा न अशाब्दिक को। ऐसा कहा जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक है। शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यानी बुद्धि के मापन के लिए हमें दोनों प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कह सकते केवल शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से हम क्या दूसरे व्यक्ति के बारे में, सभी व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं।
या हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अशाब्दिक परीक्षण थे। अशाब्दिक जब परीक्षण करते हैं तो उसके माध्यम से समस्त व्यक्तियों के भाव और विचार हम जान सकते हैं। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, दोनों परीक्षणों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरक माना जाता है, और एक दूसरे के पूरक मानकर ही क्या है इनके बारे में बात की जाती है। ठीक। इसके बाद हमने कहा था कि एक तो आता है बेसल वर्ष होता है, एक तो क्या होता है? बेसल वर्ष होता है, और दूसरे की बात करते हैं टर्मिनल वर्ष है। ठीक है, तो बेसल वर्ष और टर्मिनल शब्द है, दो शब्द आते हैं कि बेसल वर्ष किसे कहा जाता है। तो कोई बालक है जो अपने से अधिकतम आयु स्तर के, हमने कहा था मानसिक आयु है, अपने से अधिकतम आयु स्तर के बालकों के लिए क्या है जो क्वेश्चन हल कर लेता है, तो उसे कौन सा कहा जाता है? बेसल वर्ष के नाम से कहा जाता है, और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। तो बेसल वर्ष किसे कहा जाता है? कोई जो बालक है वो अपने से अधिक उम्र के बालकों के क्वेश्चन क्या सोल्व कर लेता है। 8वीं का बालक है, 10वीं बालक के बच्चों के समान वो क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसका बेसल वर्ष कहा जाता है, और यही उसकी क्या होती है? मानसिक आयु होती है। दूसरा पूछा जाता है टर्मिनल वर्ष है। एक तो बेसल वर्ष है, यानी अपने से उच्च स्तर के बालकों के क्वेश्चन जो हल कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बेसल वर्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं अपने से नीची वाली कक्षा है, उसके भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस वर्ष को हम टर्मिनल वर्ष के नाम से जानते हैं। कौन सा कहलाता है? टर्मिनल वर्ष के नाम से जानते हैं। तो बेसल और टर्मिनल वर्ष के नाम से जाना जाता है। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था, आईक्यू दिया था, उसमें क्या है? मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए पहली बार बताया था। यानी बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से हमारे द्वारा कौन सी मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। कौन सी आयु है? मानसिक आयु के बारे में हम सोचते हैं और जानते हैं। तो टर्मन ने 1916 में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, उसके माध्यम से उनके द्वारा एक सारणी बताई गई थी। उस सारणी में उन्होंने बताया था कि कौन सा व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा, कौन सा प्रखर बुद्धि का होगा, कौन सा तीव्र का होगा, कौन सा व्यक्ति सामान्य बुद्धि का होगा। तो टर्मन ने एक सारणी दी थी जिसमें बताया था कि कौन कौन सा व्यक्ति किस किस श्रेणी में माना जाएगा। तो 140 से अधिक जो व्यक्ति थे, 140 से जिनकी आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि 140 से अधिक आया था, उनको टर्मन के द्वारा कौन सा माना था? प्रतिभाशाली माना था, जो पूरे ब्रह्मांड में 1% व्यक्ति है। कितने हैं? 1% है। तो टर्मन के द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, उसके माध्यम से हमने आईक्यू ज्ञात किया था, यानी बुद्धि लब्धि की एक सारणी प्राप्त की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो व्यक्ति जिसका बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक है, तो वो व्यक्ति किस में है? प्रतिभाशाली, यानी मोर इंटेलिजेंट होगा। ये दुनिया में केवल 1% लोग पाए जाते हैं। कई बार देखते हैं किसी बालक होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसको एक बार कोई बात बताई जाती है या एक बार किसी टॉपिक के बारे में चर्चा की जाती है, तो वो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से समझ जाता है और लंबे समय तक क्या है उसे याद रहता है। तो ये उसका क्या है? प्रतिभा है, उसकी क्या है? मोर इंटेलिजेंट है। यानी सभी को बताएं तो सभी को याद नहीं होते हैं, मेरे को बताएंगे मेरे को नहीं, आपको बताएंगे आपको नहीं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति है जिसे बताया और तुरंत क्या है वो उसे याद कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो इससे बालक किस श्रेणी में आते हैं? प्रतिभाशाली के श्रेणी में आते हैं, मोर इंटेलिजेंट आते हैं। और ऐसे बालक कितने होते हैं? 1% होते हैं। कितने हैं? 1% है। टर्मन ने कहा है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद इससे नीचे चलते हैं कि 120 से 139 तक है कि जो बालक है, इसकी सारणी है, कल हम बोर्ड पर बनाएंगे। ठीक है, बना करके इसको एक बार देखेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जिनकी जो बुद्धि लब्धि है 120 से 139 तक मानी जाती है, वो किस प्रकार के होते हैं? प्रखर बुद्धि के होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रखर बुद्धि के। 120 से 139 तक कौन से होते हैं? प्रखर बुद्धि के होते हैं। इससे नीचे अगर आएंगे तो 120 से चलेंगे। 120 से लेकर अगर बात करते हैं कि 110 से लेकर 119 तक जो होते हैं तीव्र है, प्रखर है, तीव्र है। तो हम चलते हैं सामान्य बुद्धि से चलेंगे। ठीक है, पहले क्या सामान्य बुद्धि आती है, तो सामान्य बुद्धि की श्रेणी से लेकर प्रतिभाशाली तक चलते हैं। तो 90 से लेकर 109 तक, जिनका आईक्यू 90 से लेकर 109 या कई किताबों में 110 दिया हुआ है, तो जिन बालकों का आईक्यू या बुद्धि जो लब्धि है वो 90 से लेकर 110 तक है, वो कौन से? सामान्य श्रेणी के। मैं, आप या अन्य जो व्यक्ति है, लगभग जो व्यक्ति 60% इस ब्रह्मांड के हैं, इस दुनिया के 60% व्यक्ति है, वो कौन से बुद्धि के? सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति है। न तो उनमें बुद्धि ज्यादा है, न बुद्धि कम है। यानी लगभग क्या है? 90 से लेकर 110 तक उनकी बुद्धि पाई जाती है, जिसे हम सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो कितनी?
90 से लेकर 110 के किताबों में 109 दिया हुआ है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। तो 90 से 110 आरबीसी कहता है 90 से 110 है, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उसे क्या है, सामान्य बुद्धि कहा जाता है। ये इस दुनिया में कितने पाए जाते हैं, 60% पाए जाते हैं। तो 90 से 110। इसके बाद अगर हम चलते हैं 110 से लेकर 119 तक की अगर हम बात करते हैं, 110 से लेकर 119 तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये बालक कौन सी श्रेणी में आते हैं, तीव्र बुद्धि में आते हैं। ये कौन सी श्रेणी के कहलाते हैं, तीव्र बुद्धि के बालक कहलाते हैं। यानी 90 से अगर हम बात करते हैं 109 सामान्य है और 109 110 सामान्य कहलाते हैं, लेकिन 110 से लेकर 119 तक आगे बढ़ते हैं तो ये कौन से कहलाते हैं, तीव्र श्रेणी के बालक कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो बालक है पूरी सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं, कितने होते हैं, 5% होते हैं। कितने हैं, 5% पाए जाते हैं। तो सामान्य बुद्धि वाले 60% पाए जाएंगे, लेकिन 110 से लेकर 119 जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं तो ऐसे जो बालक है वो कितने 5% पाए जाते हैं और इन्हें तीव्र बुद्धि बालक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 120 से लेकर 120 से लेकर 139 तक है, जो परखर बुद्धि बालक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, परखर बुद्धि बालक होते हैं, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में 14% पाए जाते हैं। 14% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी जो बुद्धि होती है वो परखर श्रेणी की होती है, यानी परखर श्रेणी में आते हैं। इसके बाद 140 से अधिक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली है। तो 90 से 110 की श्रेणी की अगर बात करते हैं, सामान्य बुद्धि वाले 60% होते हैं। सामान्य बुद्धि कितने, 60% होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं 110 से लेकर 119 तक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो इस पूरी सृष्टि की अगर बात करते हैं तो इस सृष्टि में कितने पाए जाते हैं, 5% है। इसके बाद अगर बात करते हैं 120 से 139 से जो परखर बुद्धि में आते हैं वो ये कितने हैं, 14% पाए जाते हैं। 140 से अधिक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली है, जो पूरी कितने 1% पाए जाते हैं। ये तो हमारी क्या है, जिनकी बुद्धि क्या है, सामान्य और सामान्य से अधिक है। सामान्य और क्या है, सामान्य से अधिक है, उनको ये श्रेणी में बांटा गया है। सामान्य और सामान्य से अधिक श्रेणी के बालक है, यानी 90 से चलेंगे और 140 तक पहुंचेंगे। इससे नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है, सामान्य से कम है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो अगर 70 से कम है, 70 से कोई बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि कम है तो उसे क्या, मूर्ख की श्रेणी में लिखा जाएगा। 70 से कम कौन सा आता है, मूर्ख आता है। 70 से अगर हम कम की बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है, मूर्ख है। और 70 से 79 की बात करते हैं, 70 से 79 तक कौन सा कहलाता है, निर्मल बुद्धि है। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम है उसे मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है। और जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से लेकर 79 तक है, 70 से 79 तक है, वो कौन से आते हैं, निर्मल बुद्धि के आते हैं। और इसके बाद 80 से 89 तक, 80 से लेकर 89 तक कौन सी में आते हैं, मंद बुद्धि में आते हैं। 80 से 89 तक कौन सी में आते हैं, मंद बुद्धि में आते हैं। तो वही हम इनका क्या है, फिर डिफरेंस करेंगे कि प्रतिभाशाली व्यक्ति कितने थे, 140 से अधिक थे, 1% थे, प्रतिभाशाली थे। मूर्ख की अगर बात करते हैं 70 से कम है, ये भी कितने होंगे, 1% होंगे। 70 या 70% तक होंगे वो क्या कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। और उससे कम के हैं मूर्ख की श्रेणी में आएंगे, वो जड़ है, मूड है और मूर्ख की श्रेणी में अलग अलग डिपार्टमेंट के बांट दिए जाते हैं। तो 70 से कम 1% व्यक्ति पाए जाते हैं, 140 से अधिक 1% पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली है। और ये क्या कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। लेकिन जैसे हम 70 से ऊपर चढ़ते हैं, 70 से लेकर अगर हम बात करते हैं 79 की, 70 से 79 की अगर बात करते हैं तो ये व्यक्ति कितने पाए जाते हैं, निर्मल बुद्धि है। इनको क्या कहा जाता है, निर्मल बुद्धि है। तो निर्मल बुद्धि जो जिस प्रकार हमने परखर बुद्धि को कितने में बांटा था, 14 में बांटा था, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं निर्मल बुद्धि है, निर्मल बुद्धि कितने आते हैं, 5 में आएंगे। निर्मल बुद्धि कितने आते हैं, 5 में आते हैं। और वो परखर वाले जो ऊपर ऊपर की श्रेणी में रखे जाते हैं उनसे क्या है, ये निम्न श्रेणी में आते हैं। और तीसरा हम बात करते हैं 80 से लेकर 89 मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है, सामान्य से थोड़ी कम होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि बालक, ये 14% के करीब पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम है, कल हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का 1916 में सूत्र दिया गया था कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 है, उसके माध्यम से इन्होंने एक सारणी दी थी जिसके बारे में क्या है बताया था। इसी पर क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु क्या है, 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं 140 से 120 से 135 से 139 है। या एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि लब्धि 135 है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा, तीव्र में आएगा, परखर में आएगा, मंद बुद्धि में आएगा। तो ये क्या है, इस सारणी से वो क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ये हमारा कल क्या है, बुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक अलग से टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।